यही ओवरऑल निचोड़ है। आप सबसे पहला काम साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखो, अगर किसी पॉइंट के पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दोनों साइड पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में नेगेटिव तो फंक्शन। तो जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर रिलेटिव का टर्म यूज होता है, मतलब इस पॉइंट के रिलेटिव में यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है, इस पॉइंट के रिलेटिव में यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं CVT अड्डा 24/7 पर। तो क्या हालचाल है सभी बच्चों का? बच्चों आज एक जबरदस्त वन शॉट करने वाले हैं मैथ के सबसे वन ऑफ द मोस्ट, सबसे फेवरेट, सबसे जबरदस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, और दैट इज द नन अदर देन एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी मैथ का। बुक नंबर 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके पहले बच्चों मैं आपको 5 चैप्टर करवा चुका हूं, सारे चैप्टर के वन शॉट मैंने आपको करा दिए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, भाई सारे चैप्टर के वन शॉट एकदम खतरनाक लेवल के करा रखे हैं। जितने भी बच्चों ने नहीं देखा बेटा, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लो। तो आज के सेशन को शुरुआत देते हैं यार, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों फाइनली कैलकुलस के अंदर ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका एक तो केस बेस स्टडी का आप ये समझ लो कि 4 नंबर का सवाल केस बेस स्टडी से, और इसके अलावा 2-3 नंबर और मान लो, यानी कि नियर अबाउट लगभग 7 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है आपके कैलकुलस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चीज आपको और बताता हूं, ये चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव बोर्ड के लिए तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप साथ में CVT दे रहे हो या JEE का पेपर दे रहे हो या आप कोई सा भी पेपर अगर दे रहे हो बेटा, हर एक पेपर के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंपटीशन लेवल का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। मतलब आप ये मान के चलना कि कम से कम आप कोई सा भी अगर कंपटीशन अगर दोगे, हर एक कंपटीशन में आपको सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर आपको एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव ही मिलेगा। मतलब हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी सर किस बात की? खुशखबरी इस बात की है कि आपका ये जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया गया है, जो पिछले 2 सालों से चला आ रहा है। ये सिलेबस बेटा काफी ज्यादा रिड्यूस्ड सिलेबस है। जो आपका सिलेबस है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्टिंग, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशंस। तो यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल भी होता है। इसके अलावा इसमें थ्योरम्स भी होती है, रोल थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, सारी थ्योरम्स आपके सिलेबस से डिलीटेड है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मात्र यही पोर्शन है। अगर मैं आपको कैटेगोरिकली बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एओडी का सिर्फ 3 पोर्शन है। एक तो मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा एक ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज वाला, बस इतना ही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर बेटा काफी ज्यादा छोटा चैप्टर बन जाता है आपके लेवल पे। तो चलो यार शुरुआत करते हैं भैया। आज के सेशन हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, जरा एक बार को यहां पर देखते हैं फटाफट। एक तो कवर करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, किसी इंटरवल में कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा की स्टेशनरी पॉइंट के बारे में देखेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा जिसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं उसको भी देखेंगे, और सबसे लास्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज देखेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मैं सबसे बाद में कराता हूं ताकि आप पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरीके से कर लो, उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी यार बेसिक आउटलाइन है आज हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन से। तो आखिरकार बेटा इसको समझने के लिए ना कुछ एक बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे। सबसे पहले लिखो मोनोटोनिक फंक्शन, सबसे पहले ऐसा लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कुछ एक ना बेसिक टर्म आप समझो, लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन, INCREASING, इंक्रीजिंग। आखिरकार इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहता है? और यहां पर दूसरा लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा एक एक वर्ड अच्छी तरीके से समझना आप, है ना, तभी समझ आएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद अभी सब मिक्सअप होने लग जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपको बहुत ही डिटेल में मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बस एक एक अक्षर अच्छी तरीके से समझते चलो। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसे बोलेंगे? अगर कोई भी फंक्शन जैसे इस तरीके से बढ़ रहा हो,
यानी कि बढ़े और फिर इस तरीके से कांस्टेंट हो जाए, फिर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, ऐसे फंक्शन को बेटा इंक्रीजिंग बोलेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे बोलेंगे? कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से बेटा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जरा यहां पर लिखो, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहां पर सर डिक्रीजिंग और यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे टर्म बेटा आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छी तरीके से ये बेसिक आप समझ जाओगे उतना ही बेहतर है। तो अच्छा, अब जरा इसके बारे में मुझे बताओ, जैसे यहां पर देखो ये डिक्रीज हो रहा है, तो सर अगर ये डिक्रीज हो रहा है यानी किस तरीके से? इस तरीके से घट रहा है, मतलब घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में इस तरीके से अगर घटे तो दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक टर्म आता है बेटा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखना नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होता है? ये सारे टर्म आप जितनी अच्छी तरीके से समझ जाओगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कोई फंक्शन अगर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, तो दिस इज द नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो दिस इज द नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कोई फंक्शन बढ़े फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए, तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन है तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी मैं सब कुछ एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक शब्द समझा रहा हूं, बेसिक वर्ड बेटा समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डालो मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। यहां पर हेडिंग डालना मोनोटोनिक फंक्शन, MONO, मोनोटोनिक फंक्शन। सर मोनोटोनिक फंक्शन हम किसे कहते हैं? देखो, मोनोटोनिक फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग हो, या तो डिक्रीजिंग हो। यहां पर हेडिंग डाल, यहां पर लिख लो इफ अ फंक्शन इज ईदर इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों को ही मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि सर हम इसको भी मोनोटोनिक बोलेंगे अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है, अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है तो हम इसको भी मोनोटोनिक बोलेंगे, ठीक। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। अब अगला टर्म बेटा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, यहां पर हेडिंग डालना नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसे बोलेंगे? अगर कोई फंक्शन ना तो इंक्रीज करे ना तो डिक्रीज करे, सिंपल, ठीक है। तो इफ अ फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो ना तो इंक्रीज करे ना तो डिक्रीज करे, तो दिस इज द नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है बेटा मोनोटोनोसिटी की, मोनोटोनिक वर्ड की कहानी है पूरी। अच्छा, अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। अगर कोई लगातार इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को मैं इस तरीके से साइन लगा दे रहा हूं, ठीक है। अपने बोर्ड में मत लगाना इस तरीके से। और अगर कोई फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में कह दे रहा हूं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर? तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से ये सारी चीजें क्लियर है। अब एक बार को जरा दोबारा देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलेंगे? कोई फंक्शन लगातार इस तरीके से इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग, इस तरीके से इंक्रीज करे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। दूसरी चीज डिक्रीजिंग कैसे? अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिक्रीज करे तो डिक्रीजिंग, इस तरीके से डिक्रीज करे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। से नेक्स्ट नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन बढ़े घटे तो ऐसे फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मोनोटोनिक फंक्शन, कोई फंक्शन या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, दोनों को ही मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अगर इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसे बोलेंगे? अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है तो ऐसे फंक्शन को नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। तो दिस इज द सबसे बेसिक थिंग। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है।
अब बेटा अगर आपको ये सारी कहानी अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, अगर ये सारी चीजें बेटा आपको अच्छी तरीके से अगर क्लियर है ना, तो आ जाओ जल्दी से आगे चलते हैं। मोनोटोनोसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, जरा हेडिंग डालना सभी बच्चे, मोनोटोनोसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है बाबू? कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, तो आप करते क्या हो सर? हम यहां पर 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लो अगर आपको यहां पर चेक करना है, कहां पर सर? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। मान लो एक्स इज इक्वल्स टू ए पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो हम करेंगे क्या? एक इसके नेबरहुड में इससे बड़ा पॉइंट लेंगे, एक इसके नेबरहुड में इससे छोटा पॉइंट ले लेंगे। यानी कि एक ले लेंगे सर a प्लस एच और दूसरा ले लेंगे भैया a माइनस एच। ठीक है, क्लियर? और ये फंक्शन है बाबू y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है। अब यार यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बेटा कौन बड़ा है? सिंस a प्लस एच बड़ा है किससे? a से। और अगर a प्लस एच बड़ा है a से, तो आप ये देख सकते हो f ऑफ a प्लस एच बड़ा है भैया किससे? f ऑफ a से। बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा यहां पर जो a है, a बड़ा है किससे? f ऑफ a माइनस एच से। और यहां से आप देख सकते हो कि f ऑफ a जो बड़ा है f ऑफ a माइनस एच से। ठीक है, तो बेटा अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है? सिंस a प्लस एच बड़ा है a से और ये बड़ा है सर a माइनस एच से, तो जो इनकी फंक्शन पर वैल्यू है यानी कि f ऑफ a प्लस एच, ये सर बड़ा है f ऑफ a से और f ऑफ a बड़ा है किससे? f ऑफ a माइनस एच से। तो अगर कहीं पर ऐसा केस बने, मतलब कि आप x को बढ़ाते जाओ और अगर फंक्शन की वैल्यू भी अगर बढ़ती जाए, तो हम ऐसे केसेज में क्या बोलेंगे? y इज इक्वल्स टू जो f ऑफ x है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है भैया? ये सर इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहां पर? एट x इज इक्वल्स टू a पर। ठीक है, क्लियर है? इंक्रीजिंग फंक्शन है कहां पर सर? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, अब सेम इसी का जस्ट ऑपोजिट केस लेते हैं एक बार को। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई फंक्शन कुछ इस तरीके का आ रहा है, इस तरीके का, और यहां पर सर हमारे पास 3 पॉइंट है। ठीक है, अगर मान लो हमें पहली बात तो यहीं पर चेक करनी है एक्स इज इक्वल्स टू ए पर कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करोगे सर? यहां पर एक पॉइंट हम इससे बड़ा लेंगे, एक पॉइंट इससे छोटा ले लेंगे। यार आप लोग जानते हो दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आप जितना इधर जाओगे पॉइंट की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। यानी a प्लस एच ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा a से, और a बड़ा होगा किससे? a माइनस एच से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंस जो a प्लस एच है ये बड़ा है सर a से और a बड़ा है भैया a माइनस एच से। ठीक है, देन जो यहां पर फंक्शन की वैल्यू है a प्लस एच पर, ये देखो सबसे छोटी है, हाँ या ना? ये यहां पर फंक्शन की वैल्यू कहां पर सबसे बड़ी है? a माइनस एच पर। ये देखो ये फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर देखो हाइट सबसे बड़ी है f ऑफ a माइनस एच पर, f ऑफ a प्लस एच। ठीक, तो आप जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो अगर आप x को बढ़ाओ फंक्शन की वैल्यू घटे, तो ऐसी जगह पर आप क्या बोलोगे सर? जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है स्ट्रिक्टली इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है भैया? सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? तो ये सबसे बेसिक सी कहानी है। वैसे आपको बेटा इसमें बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है। आप सीधी सी बात ये समझ लो कि अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो उसमें अगर हम x बढ़ाएंगे तो फंक्शन पर वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर ये f ऑफ x है तो ये वाली हाइट f ऑफ a प्लस एच हो जाएगी, इसकी हाइट f ऑफ a हो जाएगी, इसकी हाइट f ऑफ a माइनस एच हो जाएगी, है ना? तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर ऐसा केस है तो दिस इज द इंक्रीजिंग, और अगर हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अगर फंक्शन की वैल्यू गिरे तो यानी दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यही पूरा ओवरऑल कहानी है। तो अब जरा आगे चलते हैं, इसमें ग्राफ वगैरह देखते हैं। ग्राफ पर बेस कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये कहां पर इंक्रीज करेगा? अब बेटा इसमें ऐसे सवालों में ना आपको सीधा सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है, ज्यादा गणित लगानी नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से बनता है सर? इस तरीके से बनता है भैया। अगर इस तरीके से बनता है तो ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है सर? ये तो हर जगह पर इंक्रीज कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, हाँ या ना?
तो ये हर एक जगह पर इंक्रीज कर रहा है। ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द एक्स, यानी कि सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये देखो हर जगह पर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द वैल्यू ऑफ द ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है ऑन आर, ए की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंक्रीज कर रहा है। यार ए टू द पावर एक्स का ग्राफ मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। ए टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा ग्राफ बनता है सर, इसमें दो ग्राफ बनता है सर। कैसा सर, अगर ए 1 से बड़ा है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर ए 0 से लेके 1 के बीच में है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब सवाल में क्या करे, सवाल में ये कह रहा है कि इंक्रीज करना चाहिए आर में, तो इंक्रीज कब करेगा, जब ए 1 से बड़ा होगा, यानी कि ए 1 से इनफाइनाइट। तो कौन सा पार्ट आ गया, सी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ये सब आप देख रहे हो, एक एक नंबर के सवाल बेटा इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि सर ये कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में। यार अब इसका ग्राफ जरा देखो कैसे बनाता है, मैंने इसका भी आपको बता रखा है शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है सर, दिस ग्राफ इज द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर x की जगह पर x माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ सर 9 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया सर, दिस इज द 9,0 और ये ग्राफ किसका हो गया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि ये इंक्रीज कहां पर कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है सर, यहां पर इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना, यहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे सर, x जो है 9 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो x अगर 9 से लेके इनफाइनाइट है तो यहां पर ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर इज द 9 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा ग्राफ पर बेस है, इनमें कहीं भी आपको कलम नहीं चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यार 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है सर, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का। ठीक है, क्लियर है। बस इसमें हर एक पॉइंट का मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाता है, और तो क्या, ग्राफ का ओरिएंटेशन सेम यही रहेगा। अब कह रहा है कि ये इंक्रीज डिक्रीज कहां पर करेगा, तो यार ये ऑब्वियस ही बात है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है सर, माइनस इनफाइनाइट से 0 में डिक्रीज कर रहा है, और 0 से इनफाइनाइट में आप ये देख सकते हो इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन देख लो, इंक्रीज कहां पर, 0 टू इनफाइनाइट, डिक्रीज कहां पर, माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी कि सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ लग रहा है ऐसा, बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए, आराम से सवाल उड़ा सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। बेटा अभी तो हम बहुत ही बेसिक पर है इस चैप्टर में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हैं सर, सबसे पहला काम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से। अब जब एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, यानी कि यही ये पॉइंट क्या हो गया सर, 0,1। ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन 2 से लेके 3 के बीच में। तो यार ऑब्वियस सी बात है, 2 कहां पर होगा, 2 यहां कहीं पर, और 3 जो है यहां कहीं पर, है ना। तो ये देखो 2 से लेके 3 के बीच में, तो यार इंक्रीज करेगा। इंक्रीज एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली, ये तो गलत है, ओनली वर्ड गलत है। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो ये कहीं करेगा ही नहीं, ये तो हर जगह पर इंक्रीज करेगा। नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज गलत है, यानी सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है सर, ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी कहानी थी बाबू बेसिक की, मतलब ये जो सबसे बच्चा बेसिक की जो ब्रुशअप है वो ये थी। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हाँ सर क्लियर है सब कुछ। अब आगे चलते हैं, मोनोटोनोसिटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेनली बेटा, जो मोनोटोनोसिटी का सवाल आता है वो आपके पेपर में यहीं से आता है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना है, इसको अच्छी तरीके से समझना जरा इसको। ठीक है, तो यहां पर एक काम कर रहा हूं मैं सर, एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, एक सुंदर सा, ठीक, एक सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ बनाओ। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं सर, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, x इज इक्वल टू a ले लेते हैं इस पॉइंट का नाम। ठीक,
और हमें ये पता करना है दिस ग्राफ इज द y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, हमें ये पता करना है कि x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है। तो अब ऐसे केसेज में हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हर एक पॉइंट पर भैया क्या ड्रॉ करते हैं सर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट पर इस तरीके से टेंजेंट आप ड्रॉ करते जाओ इस ग्राफ पर। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट बेसिकली dy बाई डी एक्स होती है, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो इसको लिख लेना बेटा। टेंजेंट क्या होती है सर, dy बाई डी एक्स होती है, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसी को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, इसी को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ठीक है। और dy बाई डी एक्स को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, इसी को हम स्लोप भी कहते हैं। और स्लोप होता है क्या, tan थीटा होता है, ध्यान रखना tan थीटा होता है स्लोप, ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी कहानी अगर तुम्हें समझ आ गई है तो हमने क्या करा है सर, हमने सिंपल सा काम करा है कि ये कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप देखा है। अब यार अगर मैं स्लोप की यहाँ पर डायरेक्शन देखता हूँ सर, हर एक पॉइंट पर अगर मैं थीटा देख रहा हूँ तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, बताओ। अगर हम किसी भी पॉइंट पर बेटा देख रहे हैं तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। तो यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, भैया अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि सर अगर हम कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिस इज द एक्स दिस इज द वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा यहाँ कहीं पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो यानी tan थीटा पॉजिटिव हो गया। अब ये tan थीटा क्या है सर, tan थीटा ही स्लोप है, यानी कि सर स्लोप पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। और स्लोप ही क्या है सर, स्लोप ही dy बाई डी एक्स है, तो यानी कि सर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप पॉजिटिव है, उस पॉइंट के बाद भी अगर स्लोप पॉजिटिव है, तो हम इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे कि भैया फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अभी सब समझ आएगा, डोंट वरी। यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स के लिए हम क्या करेंगे सर, यहां पर एक रियल लाइन बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे सर एक्स इज इक्वल्स टू ए, और बेटा यहाँ पर साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान से लिखना, अगर पहले भी स्लोप पॉजिटिव है बाद में भी स्लोप पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, क्लियर। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो सर यहां पर हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, ठीक है, क्लियर। चलो अब जरा इसका उल्टा देखते हैं बेटा, इसका रिवर्स प्रोसेस जरा आप एक बार को समझते हैं। जैसे मान लो अगर यहां पर हमारे पास कोई एक फंक्शन है इस तरीके का, और यार यहां पर कोई पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है। तो अगेन देखो प्रोसेस यही है कि हम क्या करेंगे सर, हर एक पॉइंट पर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं भैया सब पर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप हर पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करते चले जाओ, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर सर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, स्लोप की डायरेक्शन देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। तो अगर हम यहां पर थीटा देखते हैं तो यहां पर थीटा क्या है सर, ग्रेटर देन 90 है, यहां पर भी थीटा ग्रेटर देन 90 है, यार यहां पर भी थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो ये तो हर एक जगह पर थीटा क्या हो रहा है सर, ग्रेटर देन 90 हो रहा है कि नहीं, बताओ। यहां पर भी थीटा ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम ये बोलेंगे सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो भैया अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि बेटा हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, यानी कि सर tan थीटा लेस देन 0। tan थीटा अगर लेस देन 0 तो स्लोप लेस देन 0, स्लोप अगर लेस देन 0 तो सर dy बाई डी एक्स लेस देन 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है सर, अगर कभी भी थीटा ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या करेगा सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है।
बेटा मैथ में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, हर चीज के पीछे देखो रीजन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रट्टा मारना है, आपको हर चीज समझनी है यहाँ पे। तो दिस इज द एक्स इक्वल्स टू ए, पहले अगर डीवाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव है, बाद में भी अगर साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, एफ एक्स विल बी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार अब इसमें आगे चलते हैं भैया। इसमें जो अगला कंसेप्ट है, मैं यहां पर ना एक निचोड़ आपको लिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां पर एक लिखना इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट निचोड़, ऐसा करके लिखो, इंपॉर्टेंट निचोड़। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हारे को यही ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर लिखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, या यहां पर ऐसा ध्यान रखना साइन ऑफ एफ डैश एक्स या साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के साइन के यहां पर 4 केसेज बनेंगे, ठीक है। तो इसको बनाओ फटाफट। तो यहां पर हो गया सर एक्स इक्वल्स टू ए, पहला केस ये हो सकता है कि एक्स इक्वल टू ए के पहले भी स्लोप पॉजिटिव, बाद में भी स्लोप पॉजिटिव। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक। सेम इसी तरीके से अगर मान लो यहां पर एक्स इक्वल्स टू ए लेते हैं, पहले स्लोप अगर नेगेटिव है, बाद में भी स्लोप नेगेटिव है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक। तीसरा केस यहां पर क्या हो सकता है, अगर मान लो ये एक्स इक्वल्स टू ए है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, बाद में स्लोप अगर नेगेटिव है, ठीक। अगला केस ये भी हो सकता है कि एक्स इक्वल्स टू ए है, पहले स्लोप नेगेटिव, बाद में स्लोप पॉजिटिव। तो इन दोनों केसेस में क्या बोलेंगे भैया, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यही पूरा का पूरा बेटा ओवरऑल निचोड़ है, यही ओवरऑल निचोड़ है। आप सबसे पहला काम साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखो, अगर किसी पॉइंट के पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर दोनों साइड स्लोप पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, दोनों साइड स्लोप नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। आसान है कि नहीं, महा आसान, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर। आ जाओ अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, सेपरेटिंग द इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी। अब जरा इसको समझते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। यहां पे देखो, तो यहां पर लिखो लेट वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है स्टेप्स, ठीक। सबसे पहला काम आप ये करो, फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम एफ डैश एक्स सबसे पहला काम निकालो, ठीक। यूज, अगर कहीं पर पॉलिनोमियल है, अगर कहीं पर पॉलिनोमियल है, देन यूज वेवी कर्व मेथड, यूज वेवी कर्व मेथड फॉर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक। और अगर कहीं पर कुछ और है तो वहां पर हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। मेनली पॉलिनोमियल पूछा जाता है, अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो बेटा हमें डायरेक्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर आपको देखना है। तीसरा काम यहां पर क्या करेंगे, अगर कहीं पर पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, और सॉरी दोनों साइड पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ये पूरा का पूरा मेथड है, डोंट वरी, अभी हम सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहां पर एक टर्म है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बेटा बेसिकली आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। सबसे पहला काम, किसी भी पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइजेशन करते हैं, सारे फैक्टर को रियल लाइन पर बनाते हैं, राइट साइड से प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट करते जाते हैं। उसके बाद जहां पर इंटरवल में
साइन पॉजिटिव होता है वहां पर हम बोलेंगे दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां कहीं पर नेगेटिव होगा वहां पर बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट बेटा, है ना। अगर किसी को वेविक कर्व मेथड नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, मैं इसका 20-25 मिनट का एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा चैनल पे, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज जरा इस पर बेस कुछ एक सवाल देखते हैं। सबसे पहले लिखा फाइंड द इंटरवल, इनमें जहां कहीं पर ये स्ट्रिक्टली क्या हो भैया इंक्रीज करेगा, तो आपको इंटरवल बताना है। जरा सवाल को बेटा समझो आप, एक बार 1-2 सवाल समझोगे आराम से समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर गिवन एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है सर, 7 - 4x - x² दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -4 - 2x, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज द दिस वन। इसमें से बेटा अगर हम -2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। एफ डैश एक्स कितना हो गया, -2 2 + x। आई थिंक सभी को क्लियर है, ठीक। अब बेटा यहां पर हमें चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सबसे पहला काम फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बोर्ड में पूरा लिखना है यार, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए सर, dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो यानी कि ये जो -2 2 + x लिखा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब भैया आप लोग जानते हो किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, यानी 2 × 2 + x अगर करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो 2 तो पॉजिटिव नंबर है, हम इससे दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, 2 + x लेस देन 0। तो यानी कि x क्या हो गया सर, लेस देन -2 आ गया। यानी कि अगर x लेस देन -2 होगा, ठीक है, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 होगा तो ये जो फंक्शन है क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। देन एफ ऑफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बोर्ड में पूरा लिखना बेटा इंक्रीजिंग, क्लियर। अब मान लो अगर यही सवाल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता तो क्या करते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहता तो क्या करते हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सर यहां पर एफ डैश एक्स कैसा होता, लेस देन 0, और एफ डैश एक्स क्या था, -2 × 2 + x लेस देन 0। तो यहां से 2 + x क्या हो जाता, ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -2। यानी कि हम क्या कंक्लूड करते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके इनफाइनाइट। तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, एंड एफ ऑफ एक्स क्या होगा, विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं सर वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स कह रहा है कि कहां पर डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट ये सवाल देखते हैं। तो यहां पर सर गिवन एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 3x - x³, ठीक। और बेटा हमें चाहिए क्या सर, हमें डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, लेकिन कुछ भी चाहिए हो सबसे पहला काम आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 - 3x², यानी कि हो गया सर 3 1 - x², यानी हो गया सर 3 1 + x 1 - x आ गया, ठीक है, क्लियर। तो बेटा अगर हम इसमें से माइनस को बाहर ले लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -3 × x + 1 x - 1। हम एफ डैश एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यार यहां पर हमें डिक्रीजिंग चाहिए बेटा, तो सबसे पहला डिक्रीजिंग देख लेते हैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर अभी एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ध्यान रखना अगर यहां पर डिक्रीजिंग है तो बेटा यहां पर इक्वलिटी लगाओगे, ठीक है। अगर देखो अगर कहीं पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कह रहा है
तो यहां पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, अगर कहीं पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कह रहा है तो इनइक्वालिटी लेस देन, ठीक, क्लियर। और अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कह रहा है तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाओगे, और अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग कह रहा है तो इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0 लगाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, सब्जेक्टिव सवालों में इसका ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव सवालों में तो ऑप्शन से समझ आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर कहीं पर डिक्रीजिंग लिखा है तो इनइक्वालिटी लगेगी, और अगर कहीं पर स्ट्रिक्टली लगा है तो इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। माइन्यूट सी बात है, इंपॉर्टेंट। तो यानी कि यहां से क्या हो गया, -3 टाइम्स x + 1 x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो -3 से बेटा अगर माइनस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 से डिवाइड कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट वेविकर मेथड अप्लाई करेंगे। वेविकर मेथड क्या कहता है, यूजिंग वेविकर मेथड वेविकर मेथड क्या कहता है, वेविकर मेथड बताओ। क्रिटिकल पॉइंट एक x = -1, दूसरा x = +1 है, -1 x = +1, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब जिस इंटरवल में प्लस है उसी को लिख लो, तो यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बेटा इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर -1 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ध्यान रखना, और +∞ -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सवाल का पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन, दूसरा है नहीं वैसे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मान लो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन अगर लिखना होता इसी को, अगर मान लो यही सवाल इंक्रीजिंग होता तो क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता, f' x = -3x - 1x + 1 ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, x - 1x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर हम दोबारा वेविकर मेथड लगाते, तो दिस इज द -1 एंड दिस वन इज द +1। वैसे एक ही बार करने की जरूरत होती है अगर एक ही सवाल में पूछा है तो यानी कि यहाँ पर बेटा इंटरवल कहाँ से कहाँ लेते, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, क्लियर। तो फॉर डिक्रीजिंग x यहाँ से यहाँ लाई करेगा, और फॉर इंक्रीजिंग अगर यही सवाल में कहता तो इंक्रीजिंग के लिए हम इस तरीके से कर रहे होते। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आज बेटा कुछ एक सवाल और देखते हैं, अभी आपको और क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो क्या लिखा है बाबू, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन ये लंबा चौड़ा फंक्शन दिस वन, ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, कहां से कहां तक सर, π/2 से लेके पाई के बीच में, ये सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। तो भैया यहां पर fx = आपको क्या दिया है, ये दिया गया है 16 sin x अपॉन, बेटा सबसे पहला काम आपको f' से निकालना है, चलो निकालो फटाफट। तो यार f' क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर तो बेटा हम u/v मेथड लगाएंगे डिवीजन का, तो ये हो जाएगा 4 + cos x का होल स्क्वायर। तो पहले ऊपर वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा 16 cos x, सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, माइनस, अब 16 sin x को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 4 का 0, cos x का क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, और x का -1 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू, अच्छे से करना, तसल्ली से करना, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने 4 + cos x नहीं लिखा है ना, हाँ, तो यहाँ पर 4 + cos x भी लिखा होना चाहिए। 16 cos x और ये हो गया भैया 4 + cos x एज इट इज रखेंगे, माइनस 16 sin x एज इट इज रखेंगे, और 4 + cos x का -sin x रखेंगे, एंड -1, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो अब यहां से जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 64
कॉस एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस यहाँ से हो जाएगा देखो 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पूरा डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही आ गया सर हमारे पास एफ डैश एक्स, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 16 निकल आएगा। अब इसको जरा ओपन करते हैं, तो भैया यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर इज इक्वल टू कितना हो गया, नीचे तो हो जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर कितना बन रहा है 64 कॉस एक्स प्लस 16, 64 कॉस एक्स प्लस 16 माइनस 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके लिखना है बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 प्लस है ना, हाँ, प्लस 8 कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द थिंग यार, तो यहां से देखो 16 से 16 तो कैंसिल हो गया है ना, 64 में से 8 घटा दो तो 4 और 4 उधर, यानी कितना हो गया 56 इंटू कॉस एक्स आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया एफ डैश एक्स। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिख दूं तो ये कॉस एक्स तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर आ गया 56 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया सर 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यार। अब जरा यहाँ पर समझना बेटा, अब 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 4 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 होगा। यार कॉस एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 56 जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख लो, सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स ओनली डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ किस पर, साइन ऑफ कॉस एक्स पर, हाँ या ना, ठीक है। तो यार अगर हम इसके ग्राफ से अगर मैं समझाऊं तुम्हारे को, तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, हाँ या ना। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से, ठीक। तो ये होता है सर 0, दिस इज द π/2, और यहाँ कहीं पर पाई होता है ना। तो आप ये देख सकते हो बेटा, जब x 0 से लेके पाई के बीच, π/2 के बीच में है ना, देखो इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, तो यहाँ पर cos x कैसा है, cos x पॉजिटिव है। अगर cos x पॉजिटिव है तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर f डैश x पॉजिटिव है तो f(x) क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम इसी तरीके से इफ x बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई अगर हम ले लेते हैं, तो यार यहाँ पर cos x देखो नीचे है, यानी cos x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि अगर cos x लेस देन 0 तो f डैश x लेस देन 0, तो f(x) कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो दिस इज द थिंग यार, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ ये प्रूफ करना था कि ये डिक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके पाई के बीच में, तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि सर क्या यही इंटरवल होंगे जहाँ पर ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है बेटा, ढेर सारे इंटरवल होंगे। ये तो मैंने बस एक इंटरवल लिखा हुआ है, ये इनफैक्ट -π/2 से लेके पाई, यूनियन 3π/2 से लेके 5π/2, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का इंटरवल है, जैसे है ना π/2, -π/2 से लेके π/2, 3π/2 से लेके 5π/2, है ना। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का इंटरवल बन रहा है वहाँ पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और जो ये π/2 से लेके 3π/2 है ना, यहाँ पर 5π/2 से लेके 7π/2, इस तरीके का जो भी बन रहा है यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ हमारे को प्रूफ करनी थी। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है यार, क्लियर। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये ग्राफ से नहीं समझ आए तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम का। तो अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ आए तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प ले लो कि सर क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ पर सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कॉस थीटा पॉजिटिव है, और अगर कोई भी थीटा π/2 से लेके पाई के बीच में है तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉस थीटा <0 है। तो आप एग्जामिनर को किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, चाहे क्वाड्रेंट सिस्टम से चाहे आप ग्राफ से, दोनों ही बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों इक्वली सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं ना कि अब बोर्ड के टाइम पे ग्राफ मत यूज करो, भाई बोर्ड में आपको ग्राफ पढ़ाते ही नहीं है, इसी वजह से हर कोई मना कर देता है। अदरवाइज मैथ विदाउट ग्राफ इज द बेटा नथिंग, मैथ बिना ग्राफ के कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तो अच्छी तरीके से सभी मेरे बच्चे ध्यान में रखना, ठीक है बाबू, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से देखो एक बार फटाफट। ठीक है सर, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो आ जाओ जल्दी से एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे जरा देखो। लिखा है सर इंटरवल इन विच द फंक्शन, जिसमें ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या है सर, पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम f' निकालो, वेविकर मेथड का यूज करो, उसके बाद साइन कन्वेंशन चेक करो, ठीक। तो यहां पर fx हमारे को दिया गया है, तो f' क्या हो जाएगा, 3 2 6x² माइनस 6x माइनस का 12, तो यार 6 ले लो कॉमन, ये हो गया x² माइनस x माइनस 2, तो यहां से क्या हो गया 6x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1, f' यही हो गया, हाँ या ना। अब इसमें कह रहा है देखो फॉर डिक्रीजिंग है ना, हमें डिक्रीजिंग देखना है, तो चाहे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी देखना है, आप हमेशा क्या करोगे, वेवी कर्व मेथड यूज करोगे, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि सर अगर हमारे पास यहां पर जो भी क्रिटिकल पॉइंट है लिख लो, x = -1, x = 2, यहां से प्लस चालू करो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो जहां पर जिस इंटरवल में साइन पॉजिटिव वहां पर इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव वहां पर डिक्रीजिंग। तो यानी कि सिंस x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, यहां पर f' क्या हो रहा है सर, यहां पर f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि सर fx कैसा हो रहा है, fx विल बी इंक्रीजिंग, और अगर x -1 से लेके 2 के बीच में, तो यहां पर यार f' क्या हो जाएगा सर, लेस देन 0, तो यहां से सर fx क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया डिक्रीजिंग का, -1 से 2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें बताना कि सर ये कहां पर डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, f' निकालेंगे, तो f' क्या हो गया 1/12, ये हो गया बेटा 12x³ प्लस 12x² माइनस का 12 × 2, ये कितना हो जाएगा 24x, ठीक। तो ऊपर से 12 आप ले लो कॉमन, नीचे हो गया 12, ये हो गया x³ प्लस x² माइनस का 2, तो -2x, तो 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया x² प्लस x माइनस का 2, तो अभी भी इसका फैक्टराइजेशन करा था, वही सेम फैक्टराइजेशन यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि हो गया सर x + 2 x - 1, ठीक। तो यहां पर बेटा आप ये वाले x को x - 0 लिख सकते हो, तो यानी कि अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड का यूज करो, रियल लाइन बनाओ, तो x = -2, x = 0, x = +1, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सारे क्रिटिकल पॉइंट को लिखना है। यहां पर x - 0, x = -2, x = +1, तो यहां से शुरुआत प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। जिस इंटरवल में यार माइनस है वहां पर ये डिक्रीज करेगा, ठीक। तो यहां पर लिखो सिंस x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, देखो डिक्रीज इंक्रीज कह रहा है, यूनियन 0 से लेके 1, यहां पर f' क्या कर रहा है, लेस देन 0, तो यहां पर fx कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग, और अगर यही x -2 से लेके 0 के बीच में है,
यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट है, यहां पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो यहां पर एफ एक्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग बेटा। तो हमसे पूछा है कि हमसे डिक्रीजिंग पूछा है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 0 से लेके 1, तो दिस शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कई सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर ये तो यहाँ पर क्लोज लगा रखा है लेकिन ऑप्शन में तो ओपन है, तो इसको लेके कभी कंफ्यूज मत करना। ठीक है, कई बार आप ऐसा देखोगे आपसे सवाल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया रहेगा, लेकिन ऑप्शनल सवालों में कई बार कोई ये क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। मेनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहने का मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवालों में जिस हिसाब से ऑप्शन है बेटा उस हिसाब से आप देख लेना, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो इनइक्वालिटी का विशेष ध्यान रखोगे, तो ऐसे सवालों में इनइक्वालिटी जरूर लगाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? आई थिंक सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। तो इसके बाद यार यहां पर देखो हम लोग अब आगे जो इसका अगला सेगमेंट है बेटा, दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पोर्शन है। मतलब आप ये समझ लो कि इन्हीं दोनों से बेटा सवाल आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे इसी पर आते हैं। केस बेस्ड स्टडी के सवाल भी आते हैं, केस बेस्ड स्टडी के सवाल हम अलग से देखेंगे, लेकिन जो इसका कंसेप्चुअल पोर्शन है मेनली बस यही दो ही है। अब जरा बेटा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एट अ पॉइंट हम जरा देखते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एट अ पॉइंट, इसका एक नाम और होता है सर रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, इसका तो बेटा ये दोनों नाम अगर कहीं पर लिखे हैं तो इन दोनों बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो अब जरा इसको समझते हैं कि आखिरकार ये डेफिनेशन क्या कहती है। देखो आसान सा है, ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, एक केस यहां पर ले लेते हैं सर इस तरीके का, और दूसरा केस भैया ले लेते हैं सर इस तरीके का। ठीक, अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, लेट से दिस पॉइंट इज द एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए। और अब बेटा अगर हमें यह बताना है कि सर इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है कि क्या है, तो आप क्या करोगे, एज यूजुअल वही काम जो अभी तक हम कर रहे थे। सर यहां पर हम इसके नेबरहुड में यानी कि इसके पड़ोसी में सर हम 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक, एक पॉइंट इससे बड़ा और एक पॉइंट इससे छोटा ले लेंगे। ध्यान से समझना, हमने क्या करा, इसके पड़ोसी में एक इससे बड़ा पॉइंट ले लिया और एक इससे छोटा पॉइंट ले लिया। ठीक, अब यहां पर कंक्लूजन हम क्या देंगे, जरा ध्यान से इसको समझना। कंक्लूजन को, कंक्लूजन यहां पर हम ये दे रहे हैं, सिंस जो a प्लस एच है ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है a से, लेकिन जो एफ ए पर वैल्यू है, एफ ए पर ये देख रहे हो सबसे बड़ी है, तो यहां पर एफ ए पर वैल्यू बड़ी है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से। सिंस जो a है ये बड़ा है a माइनस एच से, लेकिन अभी भी एफ ए पर वैल्यू बड़ी है किससे, एफ ऑफ ए माइनस एच से। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू उसके आसपास की वैल्यूज से बड़ी है, देखो एफ ए पर वैल्यू इसके आसपास की वैल्यूज से बड़ी है, तो हम x इज इक्वल टू ए पर क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जरा ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, हाँ यार। सेम इसी तरीके से अब यहां पर जरा हम 2 पॉइंट लेते हैं, लेट से हमें यहां पर बताना है x इज इक्वल टू ए, तो बेटा यहां पर एक इससे बड़ा पॉइंट लेंगे, एक इससे छोटा पॉइंट लेंगे, दिस इज द a प्लस एच और ये हो गया सर a माइनस एच। ठीक, अब यार यहां पर देखो सिचुएशन क्या बन रही है, सिंस a प्लस एच ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा a से, लेकिन जो एफ ए पर वैल्यू है ये छोटी होगी किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से। आप ये हाइट देख सकते हो, सिंस जो a है ये बड़ा होगा a माइनस एच से, लेकिन एफ ए पर वैल्यू ऑब्वियस सी बात है छोटी होगी किससे, एफ ऑफ ए माइनस एच से। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हो अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू उसके आसपास की वैल्यूज से अगर छोटी है तो बेटा इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। तो यानी कि सर x इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है सभी को। तो दिस इज द थिंग बेटा, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। एक बार को मैं दोबारा कंसाइज करता हूं। अच्छा, इसका नाम रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा क्यों है, क्योंकि ये अपने आसपास की वैल्यूज के कंपैरिजन में सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर रिलेटिव का टर्म यूज होता है, मतलब
इस पॉइंट के रिलेटिव में यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है, इस पॉइंट के रिलेटिव में यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है, देन दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पर इस पॉइंट पर वैल्यू इसके रिलेटिव में छोटा है, दैट इज वाई दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अब आ जाओ जल्दी से इस पर बेस्ड कुछ एक सवाल देखते हैं फटाफट धुआंधार तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू कह रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू जहां पर x रियल नंबर है, तो बेटा अगेन हम क्या करेंगे सर, यहां पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनेगा, दिस इज द 0,2। तो बेटा इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कहां पर है सर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, तो अगर y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 है ना, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू है 2, कहां पर है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। एट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू हम क्या बताते हैं, वैल्यू बेसिकली fx की वैल्यू है बेटा। तो fx की वैल्यू तो 2 है, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 से इन्फिनाइट। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि किस x पर है, तो x इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर हमसे लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू कितनी है, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, देख रहे हो आप, मिनिमम वैल्यू कह रहा है इसकी। तो क्या करेंगे सर, अगेन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है यार, कैसा बनेगा, x इक्वल टू 1/2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा सर 1/2, 0। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है y 0 है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू है 0, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। इसको ऐसे समझ सकते हो, जो वैल्यू हम बताते हैं वो y की वैल्यू होती है, किस x पर है वो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, क्लियर है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब यहां पर एक नोट बना के लिखो, ठीक है, नोट बना के लिखो यहां पे, नोट, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरीके का है कि लगातार बढ़ता जाए, या मान लो कोई फंक्शन इस तरीके का है लगातार गिरता जाए, तो ये देख सकते हो कि सर यहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट आ रहा है, सर यहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि दोनों क्या कैसे केसेज हैं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा के केसेज। ऐसे भी कह सकते हो कि सर कोई फंक्शन लगातार या तो इंक्रीज करे या तो लगातार डिक्रीज करे, सर दोनों ही फंक्शन कैसे हो जाएंगे, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस। ठीक है, क्लियर, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आ जाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा किसे कहते हैं, देखो एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है बाबू, ईदर लोकल मैक्सिमा, ईदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक, दोनों को ही हम एक्सट्रीमा कहते हैं। अब जरा इसका कंसेप्ट समझना एक्सट्रीमा का, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक कर्व है इस तरीके से, ठीक, ये हमारे पास कोई भी कर्व है, कुछ एक पॉइंट्स यहां पर बना लो, ठीक, नाम दे देना A B C D E, इस तरीके से नाम दे देना इसका, A B C D E। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहां पर स्लोप ड्रॉ करते हैं A पर, तो आप ये देखो यहां पर स्लोप किसके पैरेलल है, दिस इज द एक्स एक्सिस, हाँ या ना। तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सर थीटा 0 होगा, थीटा अगर 0 होगा तो सर tan थीटा 0 होगा, tan थीटा अगर 0 होगा तो यहां पर dy/dx क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप 0 होगा। वैसे भी समझ सकते हो कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सर यहां पर स्लोप 0 होता है, सेम इसी तरीके से यहां पर भी स्लोप 0 होगा, सेम इसी तरीके से यहां पर भी स्लोप 0 होगा, इस पॉइंट पर भी स्लोप 0 होगा और यहां पर भी स्लोप 0 होगा। यानी कि सर हम लिखना अगर चाहें तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, f' बराबर 0, यहां पर क्या लिख सकते हैं, f' बराबर 0, यहां पर क्या लिख सकते हैं, f' बराबर 0, यहां पर क्या लिख सकते हैं, f' बराबर 0। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सर अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जहां पर ये फंक्शन घूमता है, या जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, यहां पर इसका f' क्या होता है बेटा, 0 होता है।
ठीक है, तो यहां पर आप इस पॉइंट को बना के लिख लो, एट द एक्सट्रीमा, एट द एक्सट्रीमा dy बाई dx क्या होता है सर, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। एक्सट्रीमा पर dy बाई dx क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक, या तो ऐसा लिख लो, इफ f डैश x, इफ fx अटेन्स एक्सट्रीमा एट x इक्वल्स टू a पर, देन f डैश a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट इस सवाल को करते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ भैया, हमारे पास यहां पर एक फंक्शन दिया है, कह रहा अटेन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर, तो आपको बताना है कि सर a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिंस f ऑफ x अटेन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पर, तो बेटा यहां से हम क्या बोल देंगे भैया, f डैश 1 बराबर 0। तो यार सबसे पहला काम f डैश x आप निकाल लो, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a हो जाएगा बेटा। तो यार यहां से f डैश 1 बराबर 0 कर दो, तो हम हर जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू भैया, 120 आ गई। ठीक, तो यानी कि 120 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल आई थिंक अब आप लोगों से हो जाना चाहिए, जरा आप क्वेश्चन पढ़ो इस पर बेस। लिखा है यार द fx इज इक्वल टू दिस वन, कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा x इज इक्वल टू -1 पर है, तो वैल्यू ऑफ द k आपको बताना है। सीधा सीधा f डैश -1 बराबर आप 0 कर दो, तो f डैश x सबसे पहले तो निकाल लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का k। तो यार f डैश -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस k बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है कि सर किसी भी पॉइंट पर अगर एक्सट्रीमा है तो सर वहां पर f डैश x बराबर 0 होगा, या तो एक्सट्रीमा मतलब इधर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम। ठीक है भैया, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज द बेटा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, आखिरकार सर क्रिटिकल पॉइंट हम किसे कहते हैं, जरा क्रिटिकल पॉइंट समझना। ठीक, यहां पर आप लिखो, डेफिनेशन को भी हम थोड़ी देर में लिखते हैं, पहले आप इसका कंसेप्ट आप समझ लो क्रिटिकल पॉइंट का। अगर मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है बेटा, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहां पर ये सारे पॉइंट्स लिख लो a b c d, ठीक है, a b c d e, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर f डैश a बराबर 0 हो जाएगा, यहां पर क्या होगा f डैश b बराबर 0, यहां पर क्या हो जाएगा सर f डैश c बराबर 0। बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर शार्प टर्न है, यानी कि f डैश d बराबर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक, f डैश e क्या हो जाएगा सर, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, कहीं पर अगर f डैश x बराबर 0 है या डज नॉट एग्जिस्ट है, बेटा ये दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर डेफिनेशन लिखो, फॉर लिखो इफ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, then the critical point of y is equal to f of x will be at dy by dx बराबर 0 या dy by dx इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों केसेज को बेटा हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं।
जहां पर dy बाई डी एक्स बराबर 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार को फटाफट। जैसे मान लो y इज इक्वल टू मॉड x है। ठीक है, इसका फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट तो कैसे बताओगे सर? यहां पर y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हो शार्प टर्न, तो यानी कि x इक्वल टू 0 क्या हो गया? x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक, जैसे मान लो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अगर मान लो पूछे, तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा 1,0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक यूनिट नीचे से, तो ये कहाँ पर हो गया क्रिटिकल पॉइंट? एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक, एक्स इक्वल टू 0 क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो आ जाओ इस पर एक सवाल देखते हैं। बेटा ये क्रांतिक बिंदु का मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो एफ एक्स आपको दिया गया है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट बताना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलोगे सर? एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी कि 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? CP, x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। यहां पर हमारे पास ये एक पॉइंट दिया गया, ये एक कर्व दिया गया एफ एक्स, तो हमें बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे सर? एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो यार यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, इसका डी बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, तो यार यहां से बी स्क्वायर कितना हो गया? 2 स्क्वायर माइनस 4, सी की वैल्यू 1, यानी क्या हो गया? 4 माइनस 12, यानी कि माइनस 8। तो यार यहाँ पर डी कैसा हो गया सर? लेस देन 0 हो गया कि नहीं? हाँ या ना? और इसका ए कैसा है? पॉजिटिव है। तो एक थियरम होती है, अगर याद हो तुम लोगों को, अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो भैया ऐसी जगह पर ये जो फंक्शन है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जो ये एफ डैश एक्स है ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी कि एफ डैश एक्स कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डी लेस देन 0 होगा तो इसका कभी भी कोई भी रियल रूट आएगा ही नहीं, रियल रूट नहीं आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? नो क्रिटिकल पॉइंट, यहां पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा ना अगर डी लेस देन 0 है तो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर? डू नॉट एग्जिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जो सबसे ज्यादा काम की है वो चीज बेटा यहां से चालू होती है, कहां से? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग से। ठीक है, जैसे हमने मोनोटोनोसिटी में पढ़ा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, सेम ऐसे यहां पर भी। जैसे मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है और इस पॉइंट पर बेटा हमें पता करना है कि x इक्वल टू a पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम कैसे पता करेंगे सर? यहां पर लिख लेंगे x इक्वल टू a। तो बेटा यहां पर प्रोसेस ये होता है कि आप इसके पहले स्लोप की डायरेक्शन देखो और इसके बाद आप स्लोप की डायरेक्शन देखो। ठीक है, तो इसके पहले आप स्लोप की डायरेक्शन देखो और इसके बाद आप स्लोप की डायरेक्शन देखो। तो यहां पर सीन क्या हो रहा है ये आप देखो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहां पर पहले थीटा लेस देन 90 है, पहले थीटा लेस देन 90 है, यहां पर बेटा थीटा 0 है, फिर थीटा क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 90। हाँ या ना? बताओ। तो क्लियरली आप यहां से समझ सकते हो कि किसी भी पॉइंट के पहले बेटा अगर स्लोप पॉजिटिव है, सॉरी, अगर यार थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 है तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा। यानी कि अगर पहले स्लोप पॉजिटिव, बाद में स्लोप नेगेटिव और बीच में अगर स्लोप 0 है, तो ऐसे केस में एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या कैसा होगा बेटा? अगर मान लो यहां पर एक्स इक्वल टू ए है, इसके पहले अगर स्लोप पॉजिटिव है
बाद में अगर स्लोप नेगेटिव है तो आप ऐसे सोचो कि स्लोप अगर पॉजिटिव यानी रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा, फिर स्लोप नेगेटिव यानी रेट ऑफ चेंज घटेगा, यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां पर x इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहां से f ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो यही x की वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दो। ठीक, और x इज इक्वल टू ए क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ ए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। सेम इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास यहां पर इस तरीके का बेटा कोई ग्राफ है और यहां पर हमसे साइन कन्वेंशन अगर पूछा जाए तो देखो, अगर हम हर जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का साइन इस तरीके से नेगेटिव होगा, फिर सर यहां पर टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। तो सर यहां पर स्लोप हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90, यहां पर सर थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पर थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो यार यहां पर अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहां पर एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब तो रट गया होगा, यहां पर सर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि थीटा लेस देन 90। तो अगर हम यहां पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसे लिखेंगे, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट लिखो x इक्वल्स टू a, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में स्लोप पॉजिटिव। तो तुम ऐसा सोचो कि पहले अगर स्लोप नेगेटिव है यानी फंक्शन गिरा होगा, फिर स्लोप पॉजिटिव है यानी फंक्शन उठा होगा, यानी बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहां पर x इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगी सर इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो दिस इज द थिंग यार। ठीक है, तो अब इसका अगर हम निचोड़ लिख देते हैं, निचोड़ है ना, इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहला, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में अगर स्लोप नेगेटिव है, तो यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, एफ ए क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू। क्लियर। सेम इसी तरीके से दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास कहीं कोई भी पॉइंट है, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में स्लोप पॉजिटिव, यहां पर x इक्वल्स टू a, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एफ ए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, अगर मान लो हमारे पास पहले स्लोप पॉजिटिव है बाद में भी स्लोप पॉजिटिव है, तो यार ये लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर ऐसा केस है पहले स्लोप नेगेटिव बाद में नेगेटिव, तो ये लगातार डिक्रीजिंग। इन दोनों केसेस को बेटा हम नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी कह सकते हैं। ठीक, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसको हम इंक्रीजिंग और इसको हम डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो दिस इज द ओवरऑल निचोड़ यार, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, अब जरा स्टेप टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा देखते हैं कि आखिरकार यहां पर स्टेप क्या है। बेटा इन स्टेप्स को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो यहां पर लिख लेना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग क्या कहता है, इसका रूल जरा नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, कैसे सर, dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो या डज नॉट एग्जिस्ट करके। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यूजिंग साइन कन्वेंशन
ठीक, यूजिंग साइन कन्वेंशन, अगर किसी भी पॉइंट पर पहले स्लोप नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, किसी भी पॉइंट पर पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये तरीका होता है बेटा इसको करने का, ये मेथड होता है इसको करने का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग का ये तरीका है। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट, कोई भी कर्व, अगर लिख लेना यहां पर, लेट वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन द डिफाइंड डोमेन, ये नोट डाउन कर लेना, इन द डिफाइंड डोमेन, ठीक। तो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट साइन कन्वेंशन चेक कर लो इस तरीके से, ठीक है, तो आ जाएगा। आज हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ आएगा। जैसे यहां पर हमारे पास देखो एक फंक्शन लिखा हुआ है, हमें यह बताना है कि इसमें कितने लोकल मैक्सिमा कितने लोकल मिनिमा होंगे इस तरीके से। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, बेटा पेपर में सीपी मत लिखना, पेपर में फुल लिखना क्रिटिकल पॉइंट। तो सर यहां पर एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से यार हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो गया भैया x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे सर, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग यूज करेंगे। तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, यहां पर हो गया एक्स इक्वल्स टू 2, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो भैया जहां पर स्लोप देखो, जहां पर स्लोप पॉजिटिव है यहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहां पर नेगेटिव है वहां पर डिक्रीज करेगा। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनाइट, यहां पर एफ डैश एक्स कैसा है सर, ग्रेटर देन 0। ओ सॉरी यार, इस तरीके से नहीं करेंगे, इसमें हम यहां पर मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हैं बेटा, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर सीन क्या हो रहा है सर, यहां पर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी फंक्शन बढ़ा फिर यहां से गिरा, ठीक। तो यहां पर एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स इक्वल्स टू 2 क्या हो गया बाबू, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक। तो दिस इज द हमारा फाइनल आंसर, यानी 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब मान लो इसी में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो मान लो इसी में अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे, एफ ऑफ माइनस 1। अगर मान लो इसी में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू हो जाती एफ ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ माइनस 1 कैसे निकालोगे, हर जगह पर माइनस 1 पुट कर दो, जो वैल्यू आ जाए वही है। एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे, हर जगह पर 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आराम से क्लियर है सभी को, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट आगे के कुछ एक सवाल अभी हम करते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम पढ़ लेते हैं सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग क्या है बेटा, सीन क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, आप इसको फैक्टराइजेशन करके साइन कन्वेंशन यहां से देख ले रहे हो, प्लस माइनस प्लस एंड ऑल करके, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा, कई बार को ऐसा भी हो सकता है कि आप ये साइन कन्वेंशन ना देख पाओ, है कि नहीं। मान लो कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप साइन कन्वेंशन देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो अगर कहीं पर आपको आ जाए tan x बाई एक्स, लेट से ये एफ डैश एक्स बराबर कुछ ऐसा सा बन रहा है, अब इसमें साइन कन्वेंशन आप कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे। तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग हम यूज करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग यूज करते हैं। तो जनरली आप कई जगहों पर ऐसा भी पढ़ा देखोगे कि अगर कहीं पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग फेल हो जाए तो वहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग का यूज करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग का फेल होना जरूरी है, नहीं। अगर नहीं भी फेल है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका रूल नोट डाउन कर लो। लेट वी हैव a function y is equals to f of x in the defined domain, ठीक। तो इसका रूल क्या है
सबसे पहला काम, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। कैसे? एज यूजुअल एफ डैश एक्स बराबर 0 या डज नॉट एग्जिस्ट से। दूसरा काम क्या करोगे, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, है ना, या डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, आप क्या करोगे, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, अगर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव है, मान लो एट एक्स इज इक्वल टू पी पर, तो यहां पर देन एक्स इज इक्वल टू पी विल बी क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान रखना, मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होना चाहिए किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर, और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू क्यू पर, देन एक्स इज इक्वल टू क्यू विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है लास्ट वाला, यही सवाल हम लोग कर रहे थे, अब इसको डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था सर, एफ डैश एक्स निकाला था, ये हो गया था 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12, तो यहाँ से हो गया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा भैया एक्स माइनस 2x प्लस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक, अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका निकालो, तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया सर 2x माइनस 1 हो गया। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर इसका साइन देखो, तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर निकालो, ये हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, सेम इसी तरीके से डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर निकालो, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि लेस देन दिस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो यही चीज उससे भी आया था, यही चीज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग से भी आया था, यही चीज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग से भी आ गया। हाँ या ना, क्लियर है सभी बच्चों को? तो दिस इज द थिंग बेटा, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। तो आज एक सवाल करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, हमें बताना है कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब ये सवाल में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बेटा यहां पर वी शुड फाइंड हम मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ या ना यार, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मिनिमम कर देते हैं, तो यानी कि अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। तो बेटा यहां से मान लेते हैं कि लेट भैया ये है सर हमारे पास gx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, वही मिनिमम वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बेसिक फंडा।
तो यार यहां से हमारे पास जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8x प्लस 2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स बराबर 0, यानी 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -1/4। ठीक है, क्लियर। अब ये -1/4 हो सकता है कि मैक्सिमा हो, मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है मिनिमम पॉइंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जी डबल डैश एक्स आप चेक कर लो। तो जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, यानी d2y/dx² इसका। तो ये तो हो गया 8। तो यार ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट रखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो ये एट x इक्वल्स टू -1/4 पर भी पॉजिटिव ही आएगा। इस वजह से x इक्वल्स टू -1/4 ये क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्या, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि जी डबल डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू -1/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी g -1/4। ठीक, तो g -1/4 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, g ऑफ -1/4। ठीक है, तो g -1/4 ये हो जाएगा 4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1/4 प्लस 1। तो 1/4 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/4 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया -1/4 प्लस 1, यानी कि 4 में से घटा दो, ये हो गया सर 3/4। ठीक है, तो यानी कि g की जो सबसे छोटी वैल्यू है ये कितनी आ गई सर, 3/4 आ गई। क्लियर। तो बेटा हमें बताना क्या है, हमें हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू निकल आई है, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, उड़ा के बस यही चीज सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैक्स वैल्यू ऑफ f ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 1/g मिनिमम। तो यानी कि 1/ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, 3/4। तो ये हो गया, यानी कि हो गया 4/3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4/3 इज द राइट आंसर। ये जो हमने कहानी इतनी लंबी चौड़ी लिखी है ना बेटा, आगे चल के आपको इन्हीं कहानियों को बहुत ही आराम से आप कर लोगे। हालांकि बोर्ड मेथड में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बोर्ड मेथड में आपको इसका कोई शॉर्टकट मैं बताने वाला नहीं हूँ। इन सब का शॉर्टकट होता है, आप आराम से चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो इस सवाल का, इतनी नौटंकी बिना किए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपको बोर्ड लेवल पे बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है, ग्रेट यार। एक सवाल और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल में जनरली बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। लिखा मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, ध्यान रखना यहां पर स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारे पास एक कर्व है, इसके स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमें निकालनी है। ठीक, तो गिवन y इज इक्वल टू -x³ प्लस 3² प्लस 9x माइनस 27। ठीक है, तो यार इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा सर dy/dx। तो ये हो जाएगा सर -3x², 3 2 जा 6x प्लस 9। ठीक, ये हो गया स्लोप। तो यार स्लोप को ले लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब सवाल पता है क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि आप स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो वी हैव टू फाइंड मैक्स वैल्यू किसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx की। तो कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल वही काम, सबसे पहला काम g'(x) क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे किस पॉइंट पर आएगा, उसके बाद उठा के पुट कर देंगे। तो यहां से कैसे क्या करेंगे, तो यहां से g'(x) निकालो फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से g'(x) क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 6। ठीक, बराबर 0। तो यानी कि यहां से आ गया सर x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इसका g'(x) निकालो ये चीज जानने के लिए। तो ये तो हो गया -6 यानी कि लेस देन 0। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर इसका g'(x) क्या हो रहा है, लेस देन 0। इस वजह से x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इज पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा। ठीक, तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू ये हो जाएगी g ऑफ 1। तो यहां पर बेटा 1 उठा के पुट कर दो, तो g1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया -3 + 6 + 9, 15 में से 3 घटा दो, यानी कितना हो गया सर, 12 आ गया। तो 12 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। इस सवाल में जनरली बच्चे गलती करते हैं, और गलती कहां पर करते हैं मालूम, गलती यहां पर करते हैं, आप मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने लग जाते हो, जो कि गलत है। यहां पर स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो सबसे पहले आप स्लोप निकालो, फिर स्लोप के ऊपर ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो दिस इज द डिफरेंस जहां पर जनरली बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमा मिनिमा का सबसे लास्ट कंसेप्ट ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है बेटा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का एक नाम और भी होता है, इसी को कहते हैं सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक, इसी का एक नाम और होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अ डोमेन या लीस्ट वैल्यू इन अ डोमेन। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अ डोमेन या लीस्ट वैल्यू इन द डोमेन। तो ये सब इसी के नाम है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा लोकल दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ना एक बहुत ही गहराई से बहुत ही एक अच्छी बात समझते हैं। देखो, एक पॉइंट, एक अच्छे से एक कर्व बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से एक कर्व बना लो। अब यार यहां पर ढेर सारे पॉइंट है, तो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। तो ये सारे पॉइंट आप बनाओ। ठीक है भैया, तो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं सर ABCDEFGHIJK। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ढेर सारे पॉइंट हैं, तो अगर हम यहां पर स्लोप ड्रॉ करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और अगर किसी भी पॉइंट पर स्लोप 0 होता है तो हम उसे क्या, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमा कहते हैं। यानी कि वहां पर या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हो, इन सभी पॉइंट पर या तो स्लोप जो है 0 है, यानी कि यहां पर लोकल यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा है। ठीक, अब जरा समझते हैं, ध्यान से समझना। जो ये पॉइंट्स है बेटा, ये मैक्सिमा वाले, ये सारे के सारे, इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। यानी ACEGIK ये सारे के सारे क्या हैं, लोकल मैक्सिमा। तो लिखो इसको, ABC है ना, ACEGI और K इसको क्या बोलेंगे बाबू, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक, ये जहां जहां पर मिनिमा है इसको लोकल मिनिमा बोलेंगे। यानी BDFHJ ये सारे क्या हैं, लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है, K पे। तो K को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। यानी इन सभी मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है उसको ग्लोबल मैक्सिमा। इन सारे लोकल मिनिमा में जहां पर सबसे छोटी वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। यानी J को क्या बोलेंगे भैया, ग्लोबल मिनिमा। आसान है कि नहीं। ठीक, यानी कि आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि सर कहने का मतलब तो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। लोकल मिनिमा भी एक से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा हमेशा एक होगा, ग्लोबल मिनिमा हमेशा एक होगा। ये बात सभी लोग ध्यान रखना। बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा इज नथिंग बट
सारे के सारे लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा है दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा। सारे के सारे लोकल मिनिमा में जहां पर सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज द ग्लोबल मिनिमा। इसी वजह से इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि एब्सोल्यूट मतलब इन सब में जो सबसे बड़ा, एब्सोल्यूट। इसी वजह से इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डोमेन। किसी डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको कहते हैं हम ग्लोबल मैक्सिमा। किसी डोमेन में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको कहते हैं ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ या ना? तो दिस इज द थिंग। अब जरा इसका प्रोसीजर बेटा नोट डाउन करो, इसका जो सॉल्विंग रूल है वो नोट डाउन करो। लिखो लेट वी हैव अ फंक्शन y is equals to f of x in the defined domain क्लोज्ड इंटरवल a to b ले लो। ठीक है, मान लो अगर ऐसा दिया हो इंटरवल b, ठीक है, तो यहां पर रूल क्या है? सबसे पहला काम फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे सर? dy बाई डी एक्स बराबर 0 या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू x1 x2 ऐसे करके ये xn सारे के सारे क्या हैं? ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। दूसरा काम यहां पर क्या करेंगे? फाइंड वैल्यूज एट, कहां पर? सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी f ऑफ x1 पर, f ऑफ x2 पर। ठीक, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट पर आपको वैल्यूज निकालनी है। सारे के सारे ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालो। एंड ये जो बाउंड्री पॉइंट है इन पर भी बेटा आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f ऑफ a, f ऑफ b पर भी वैल्यू आप निकालो। और कहां पर निकालोगे? बाउंड्री पॉइंट्स पर भी आप वैल्यूज निकालोगे। ठीक, अब यार इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग ऑल, उसको आप क्या बोलोगे? ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक, इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल, इसको क्या बोलेंगे भैया? ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो कुल मिला के बेसिक सी बात इतनी सी है कि जब भी अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा आपको निकालना है, हमेशा सबसे पहला काम क्या करो? क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। जो बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज द ग्लोबल मिनिमा। यही पूरा का पूरा बेटा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से कहानी समझ आ गई होगी। जैसे आज ये सवाल करता है फटाफट। ठीक है, लिखे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमारे पास यहां पर एक फंक्शन दिया गया है दिस वन इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 के बीच में। तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहला काम, गिवन f ऑफ x, ये भैया 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, तो f डैश x कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 24। ठीक, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x बराबर 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक, अब हमें यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, f2 पर। यहां पर एक चीज सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना, x इज इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस 2। ठीक, प्लस माइनस 2, या हम ऐसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। यहां पर बेटा डोमेन क्या दिया गया? डोमेन दिया गया क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3। तो आप इसको देखो कि 1 से लेके 3 है क्या? बिल्कुल है। क्या ये 1 से लेके 3 के बीच में है? नहीं है।
यानी कि x इज इक्वल टू -2 बेटा क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट। सभी बच्चों को क्लियर? तो जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, अगर कभी भी क्लोज इंटरवल दिया गया है, आप ये चीज जरूर चेकआउट करो कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल के अंदर में है कि नहीं है। अगर अंदर होगा तो ही आप लोगे, अगर अंदर नहीं होगा तो आप उसको क्रिटिकल पॉइंट लोगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि वहां पर फंक्शन है ही नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम अब कहां पर वैल्यू निकालेंगे नाउ, अब हम कहां पर वैल्यू निकालेंगे, f(2) पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और बाउंड्री पॉइंट पर निकालेंगे, f(1) पर निकालेंगे, f(3) पर वैल्यू निकालेंगे। अब इनमें जहां पर वैल्यू सबसे बड़ी आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, इनमें जहां पर छोटी आएगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो f2 पर वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 2 × 2 क्यूब -24 × 2 प्लस 107, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो बेटा, इसको कितना आएगा, ये हो गया 16 -48 प्लस 107, कितना आ जाएगा ये 107 और 16 कितना होता है 123 में से 48 घटा दो, 13 में से 8 घटाओ 5, 11 में से 7 4 7, ये आ गया सर 75 है ना, f2 आ गया 75। सेम इसी तरीके से f1 निकालो, तो f1 कितना आ जाएगा 2 -24 प्लस 107 है ना। तो 107 में से 22 घटा दो, 7 में से 2 घटाओ 5, ये आ जाएगा सर 85, ठीक। सेम इसी तरीके से f3 पर वैल्यू निकालो, f3 पर तो 2 × 27 -24 × 3 प्लस 107, तो ये कितना आ जाएगा 27 दूना 54, 107 में 54 जोड़ दो, 107 में 54 जोड़ दो बेटा, 7 4 11 161 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 2 घटाओ 9, 15 में से 7 8 है ना, 89 आ जाएगा। सही किया मैंने, 89 आएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आ रही है 89 पर आ रही है, तो 89 विल बी द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो 89 शुड बी द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। एक छोटा सा टिप देता हूं बच्चों को, अगर कहीं पर बेटा जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाए, जैसे देखो मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू निकालो। और अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया जाए, जब भी क्लोज इंटरवल दिया जाए हमेशा बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू जरूर निकालो, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज द थिंग, बाउंड्री पॉइंट पर हमेशा बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालने हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां पर आ जाओ इस सवाल में। यहां पर एक इंटरवल दिया है -2 से 2, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है बेटा इस फंक्शन की। तो यहां पर सर f(x) इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू x³ -3x + 4। तो क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' बराबर 0, यानी कि 3x² -3 इज इक्वल टू 0, ये होगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ठीक। अब एक चीज जरा सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ये x इज इक्वल टू 1 क्या -2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 क्या -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी कि हम फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालेंगे भैया, सर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f(1) पर भी, f(-1) पर भी। अब यहां पर एक मुद्दे की बात है, सर क्या बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे? वीडियो को पॉज करो और बताओ, यहीं पर वीडियो को पॉज करो और एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या बाउंड्री पॉइंट पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आई थिंक सोच के नीचे तुम लोग लिख चुके होगे बेटा हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि -2 और 2 ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक। -2 और 2 पर देखो ये ओपन ब्रैकेट लगा है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल में काउंट नहीं होंगे।
यानी कि हम बाउंड्री पॉइंट पर यहां पर वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो हम कहां पर निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे। ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लो। तो यहां पर f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 - 3 + 4, तो कितना आ गया, 4 1 5 में से 3 घटा दो 2, f -1 पर वैल्यू 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ गया। ठीक है, क्लियर। हमें बताना है क्या, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कहां पर आ गया, 2 पर आ गया। तो 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है पुत्र, कोई भी डाउट नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। चलो कुछ एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स बता देता हूं आपको, अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो आप हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला है बाबू, अगर मान लो कहीं पर a sin x ± b cos x लिखा है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है √a² + b², इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है -√a² + b²। ठीक, आज के बाद ओरली याद रखना। दूसरा, अगर कहीं पर मान लो f(x) = sin x × cos x लिखा मिले, तो इसका तरीका ये होता है, आप इसमें 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x × cos x, तो ये तो बन गया sin 2x। ठीक, अब क्या लगाओगे सर, sin 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1, तो 1/sin 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1/2 से 1/2। ठीक, ये हो गया दूसरा कंसेप्ट। तीसरा, अगर कहीं पर पैराबोला दिया गया है ax² + bx, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था, अगर कहीं पर a > 0 है तो पैराबोला अपवर्ड, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -d/4 है, ये इसकी सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होगी बेटा। और अगर पैराबोला का a < 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये हो जाएगी -d/4 है। ठीक, तो ओरली याद रख लेना ये दोनों चीज़ों को, पैराबोला अपवर्ड तो सबसे छोटी वैल्यू, पैराबोला डाउनवर्ड तो सबसे बड़ी वैल्यू। तो हालांकि अब इनको आपको ज़्यादा यूज नहीं करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवालों में यूज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वैल्यू आपसे कह रहा है sin x + cos x का, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो 1² + 1², यानी हो गया √2 से लेके -√2, तो √2 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना। जैसे यहां पर देखो, इसकी वैल्यू कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ओरली याद रखो कि 1/2 है, तो 1/2 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, यार स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली बेटा ऐसे पॉइंट को कहते हैं सर जहां पर dy/dx = 0 होता है। ये बात ध्यान रखना, इसी को स्टेशनरी पॉइंट कहता है। कभी स्टेशनरी पॉइंट बताने की नौबत आए तो हमेशा क्या करो सर, dy/dx = 0 कर दो। ठीक, तो अब यार देखो, एट द लास्ट टाइम पे जिन बच्चों को अगर सेशन समझ आया तो यार वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करके जरूर चले जाना। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना पुत्र। ऐप डाउनलोड करके आपको मैथमेटिक्स बाय शशांक सर पर आपको करना क्या है, आप यहाँ कम्युनिटी ग्रुप में आना, साइड में एक्सप्लोर करके लिखा होता है, एक्सप्लोर पर जाओगे तो मैथमेटिक्स बाय शशांक सर करके आपको ये कम्युनिटी ग्रुप नजर आएगा। ये सारे पीडीएफ्स बेटा वहीं पर नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझे इस मेल आईडी पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो फॉर एनी डाउट। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो, अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि सर मुझे तो पढ़ के मज़ा आ रहा है आपसे और हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है बेटा, आप अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में अच्छी तरीके से एनरोल कर लो, जिसमें भी तुम्हारा मन है उसी में एनरोल कर लेना। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से महापैक की रहती है, तो आप लोग कोशिश करना महापैक में एनरोल करने का। सीवीटी यूजी पर आओगे, सीवीटी महापैक, अगर आप महापैक में लेना चाहते हो, इंडिविजुअल बैच में जाना चाहो तो सबसे लेटेस्ट बैच में जाओ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंस का महापैक चाहिए, कॉमर्स का चाहिए, ह्यूमैनिटीज का चाहिए, तो तीनों यहाँ पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है बेटा, बाय नाउ पर आपको जाना है, यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y457। ठीक है, तो यहाँ से सारे कूपन कोड हटा देना, Y457 आप लगा देना, तो आपको ये देखो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको बेटा Y457 पर मिलता है। तो आप लोग ये कोड लगा के
सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम का होगा वो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपको कुछ एक क्लियरिटी दे देता हूं बेटा, आप जैसे ही Y457 लगाते हो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बैच आपका 11,699 का पड़ेगा। यहां पर मैं आपको कुछ एक बातें क्लियर कर दूं बेटा, इसमें आपके सारे बैचेज का एक्सेस होता है, ऑल बैच एक्सेस, मतलब अड्डा 24/7 के सारे बैच। अगर आगे आने वाले टाइम पे अड्डा 24/7 के 10 बैच आएंगे, 20 बैच आएंगे, और सारे बैचेज का एक्सेस रहेगा। आप मल्टीपल टाइम्स लाइव क्लास देख के अपने आप को रिकॉल कर सकते हो, कोई भी चीज एक बार में नहीं समझ आए 10 बार में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बेटा सारे बैचेज का एक्सेस आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको सारी की सारी किताबें आपके घर पर भेजी जाती हैं, सारा का सारा मॉक टेस्ट बेटा आपको मिलता है। मतलब आप ये समझ लो कि महापैक से बढ़ के कुछ और है ही नहीं। मतलब आप जैसे ही, अच्छा एक चीज और, जब आप Y457 लगाते हो तो कुछ एक चीजें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड मैं करता हूं। एक तो मैथ्स की ब्लैक पीपीटी 4.0, दूसरी चीज मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, इसके अलावा एडिशनल मॉक बेटा, कम से कम 15 से 20 एडिशनल मॉक्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अगर आप लोग सीवीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। बस आपको करना क्या होता है, Y457 डिस्काउंट कोड लगाओ और इसके बाद आप एनरोल करके मुझे बेटा इसका स्क्रीनशॉट मेल कर दो, shashank.singh1@adda247.com पे। ठीक, आप मुझे यहां पर मेल कर दो, तो आपको ये सारा चीज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं यार, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। इसमें हर एक जो इंडिया के सबसे टॉप नॉच फैकल्टीज हैं यार, सबकी क्लास से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब आपको इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी महापैक में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो। ठीक, इन सभी बच्चों के लिए महापैक है। आप अच्छे से एनरोल करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को सेशन समझ आया होगा, सेशन पसंद आया होगा। कोई भी और डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के चले जाना। एक चीज और है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को यार अलग से मैं टैकल करूंगा उसको। ठीक है, एओडी का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका अलग से सेशन में लेके आऊंगा। इतना मेन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। बाकी वर्ड प्रॉब्लम तो बात की बात है, उसको मैं अलग से एक सेपरेट सेशन में मैं आप लोगों को लिए लेके आऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो होपफुली सभी मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट्स बना लिया होगा। नोट्स को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है, या ईमेल कर देना मुझे, कम्युनिटी से कर लेना, कहीं से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट्स बना लेना। बाकी यार इसका जो वन शॉट सेशन आएगा, जो इसकी प्रैक्टिस सेशन आएगा वन शॉट का, जरूर एक्टिव रहना आप लोग। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना बेटा सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो फाइनली बुक 1 आई होप यार आप सभी लोग खत्म कर चुके होंगे। अब हम चालू करेंगे बुक 2 यानी कि इंटीग्रल। ठीक है, तो बुक 1 के सारे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 मैंने डिटेल वन शॉट सब कुछ करा दिया है। बाकी इस पर सब्स्टिट्यूट होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है वो, फिर दोनों मिला के एक अच्छा सेशन बन रहा होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।